अब हम आते हैं हमारे प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें क्या जांच करनी है कि प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत या प्राकृतिक एक ही होता है। n के लिए हम क्या है, 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या होती है प्राकृत या प्राकृतिक एक ही है। प्राकृत संख्याएं के उदाहरण क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डैश इत्यादि। हम तक चली जाएंगे, हमारी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमें बताना है, मतलब गिनती के लिए क्या एन की मान कुछ भी रखने पर, हम एन की मान हम प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी रखेंगे तो उसकी पावर करने पर कभी 0 पर समाप्त होगी या नहीं। इकाई का 6 को और एन करने पर 0 पर समाप्त हो चाहिए। 0 पर समाप्त हो इकाई का क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम एन बराबर क्या लेंगे, जब क्रम से हम चेक करेंगे। एन बराबर हम पहले लेंगे एक, एन बराबर एक लेंगे। एन बराबर हम एक लेंगे तो 6 की पावर एन है, तो 6 की घात एक करनी है, तो 6 की घात क्या होती है? एक, 6 ही होगी। 6 की घात एक करेंगे क्या होगा? 6 होगा। अब हम क्या लेंगे? एन का मान 2 लेंगे। एन बराबर 2 लेने पर तो हमने एन बराबर 2 लिया। अब क्या करना है? यहाँ 6 की पावर एन मतलब 6 की घात अब क्या होगी? 2। 6 की घात 2 मतलब 6 का 6 में गुणा, 6 गुणे 6, यहाँ क्या होगा? 36। या आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं 6 का स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे? एन बराबर 3 लेंगे। एन बराबर 3 लेने पर एन बराबर 3 लेंगे की पावर एन बराबर 6 की पावर 3। तो 6 का आप 3 बार गुणा कर लें या 6 का क्यूब डायरेक्ट लिख दें, 216। तो एक ही बात है। हमने क्या लिखा? 6 की पावर 3 करने पर क्या आया? 216। अब हम करेंगे 6 की पावर एन, 6 की पावर एन, 6 की पावर, अब हम एन बराबर हम करेंगे 4 लेंगे। तो 6 की पावर अब क्या करेंगे? हम 4 करेंगे। एन का मान हम क्या लिए? 4, मतलब 6 का 4 बार गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6, यहाँ गुणा करेंगे हम। 216 तो हमारे 3 बार में आएगा, तो 6 का गुणा और कर लेंगे इसमें। तो 16 छिंग 96 और 6 दूनी 12, मतलब 1296। 6 की पावर 4 करने पर 1296। हमें इतने से हमें कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखें, हमने 6 की पावर एक ली, मतलब 6 का मान एक लिया, प्राकृत संख्या एक है, तो हमारा क्या आया? इकाई का अंक 6 या सिंगल डिजिट आया। अब हमने 6 की पावर 2 ली तो हमारे इकाई का अंक फिर से क्या आया? 6 आया। फिर हमने एन का मान 3 लिया, फिर भी हमारे इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। फिर हमने एन का मान 4 लिया तो हमारे इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब 6 की पावर विषम, एन एक और 3 क्या है? विषम है। 6 की पावर हम विषम लें या सम लें, कुछ भी लें, तो हमारा उत्तर में क्या है? 6 ही आ रहा है। एन का मान सम या विषम लेने पर इकाई अंक है प्राप्त हो रहा है। हम 6 की पावर कुछ भी ले लें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, कुछ भी, तो हमें क्या? इकाई का अंक 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो यह संख्या अतः यह संख्या 6 की पावर एन कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमने चेक कर लिया 6 की पावर हम कुछ भी ले रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, तो इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं। ये इसका दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं,
मेथड नंबर 2 देखेंगे। ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट हो गया, M1 मेथड नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हम करेंगे अब मेथड नंबर 2। अब दूसरा तरीका भी समझ लें, दूसरा लगे वो कर लें। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम 6 का गुणनखंड देखेंगे क्या आ रहा है। हम करेंगे 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड किए तो हमने इसे क्या होगा, 2 गुणे 3, 6 के गुणनखंड यही होंगे। कभी भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए सम संख्या के साथ 5 होना चाहिए। मतलब 5 का गुणांक किसी भी सम संख्या में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखें गुणनखंड पर हमारा क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। अगर इसमें 5 होता तो ये क्या हो जाती, 0 बन जाती। तो हमारा इससे भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 के गुणनखंड में सम संख्या के अलावा 5 भी आना चाहिए था, क्योंकि सम संख्या को 5 से गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त हो सकता है। अतः क्योंकि इसमें क्या है, 5 है ही नहीं, तो अतः हमारा यही संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः यह 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जो हमें संख्याएं दी हैं दोनों, तो हमें ये बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यदि भाज्य हैं तो भाज्य क्यों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्याओं को, संख्या जो हमें दी हैं। पहली संख्या है हमारी 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब इस संख्या को आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। इस संख्या में हम देखें कि इस संख्या में कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा 13 निकल रहा है। क्योंकि देखो 13 प्लस के इस साइड भी है और इस साइड भी, इन दोनों में से हम 13 को हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 13 को बाहर निकाला तो 7 गुणित 11 प्लस 13 पूरा चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1, जी हमारा बाहर निकल गया 13। अब गुणा करेंगे 11 7 77 प्लस 1 और बाहर 13, 77 और 1 हो जाएंगे 78 गुणित 13। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। अब अगली संख्या का वर्णन करेंगे हम नीचे, ये देखेंगे अगली संख्या हमारे नीचे क्या है, तो क्या देखेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 3 2 1 और प्लस 5। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है। तो हम इसको 5 बाहर निकालें, 5 को बाहर निकालेंगे तो 7 गुणित 6, 5 तो चला गया, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 1। अब इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24
और 24 छक्के 44, 144 गुणे 7 कर लेंगे। 144 गुणे 7 + 1। 7 चौके 28, यहाँ से लाई 2, 7 चौके 28 और 2 30, यहाँ से लाई 3, 7 एकम 7 और 3 हुआ 10। यहाँ होगा हमारे 1008 + 1। 1008 में एक जोड़ेंगे कितने होंगे? 1009। हमने देखा कि हमारी ऊपरी संख्या 13 × 78 और नीचे वाली संख्या 5 × 1009। इन दोनों में अवश्य संख्या का नियम क्या कहता है हमारा? कि अवश्य संख्या खुद से कटेगी और एक से कटेगी। खुद से और एक से। ये हम देख रहे हैं 78 और 13। देखो 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है और एक से भी कट रही है। तो मतलब ये अवश्य संख्या तो नहीं है। तो अवश्य संख्या का नियम क्या कहता है? खुद से कटे, एक से कटे और इसके अलावा भी एक अन्य किसी संख्या से कटनी चाहिए। तो इसके गुणनखंड क्या मिल रहा है हमें? यानी 13 मिल रहा है। और इसका अन्य गुणनखंड हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। और भी गुणनखंड होंगे, तो इसका गुणनखंड हमें बाहर दिख रहा है क्या? 5। मतलब हमें कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य संख्या का नियम हमारा ये कहता है। तो इसके भी हमारे 3 गुणनखंड हो रहे हैं और इसके भी हमारे 3 गुण, मतलब 3 संख्याओं से ये कट रहा है। तो इसलिए क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। क्योंकि क्योंकि दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं के कम से कम 3 गुणनखंड हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जो हमें संख्या दी गई है वो क्या है? भाज्य हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमें ये बताना है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसका चक्कर लगा रहे हैं सोनिया और रवि। रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। मैदान कैसा है? सर्कल आकार का, मतलब वृत्ताकार का। हमने वृत्त बना लिया है। ऐसा क्या हमारा ग्राउंड है, इसकी परिधि पर दोनों को चक्कर लगाने हैं, रवि और सोनिया को एक ही स्थान से और एक ही समय पर। ठीक है, तो एक हम एक पॉइंट लेंगे कि रवि और सोनिया किस पॉइंट से दौड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ से रवि और सोनिया दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, रवि और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो रवि अगर दौड़ेगा तो वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा और सोनिया दौड़ेगी तो उसे 18 मिनट लगेंगे। मतलब रवि उससे थोड़ा आगे निकल जाएगा। मतलब ऐसे दौड़ते दौड़ते वो कितने समय बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। अब हम हमारे सर्कल पर दर्शाते हैं। जैसे दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो यहाँ से मान लो हम इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों, तो रवि को कितना समय लगेगा? 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट। तो इस सर्कल की परिधि पर दोनों चक्कर लगाएंगे क्रम से, मतलब एक साथ लगाएंगे चक्कर। तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी। अब दोनों एक चक्कर पूरा कर लेंगे
तो ऐसे हमें बताना है दौड़ते दौड़ते वह किस समय दोनों एक साथ इसी पॉइंट पर जिससे हमने चालू किया है उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, हमें ये बताना है। तो हम देख लिखेंगे यहाँ रवि को 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को 18 मिनट। रवि और सोनिया किस समय बाद वो मिलेंगे। आप इसे सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल देख लेंगे। देखो 12 के मल्टीपल में 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 18 के 18, 18 दूनी 36, मतलब 36 दोनों में मैच कर रहा है। लोएस्ट संख्या है, मतलब सबसे पहले वो 36 मिनट पर मिलेंगे। लिखेंगे रवि को लगते हैं 12 मिनट का समय, रवि का समय 12 मिनट, और 18 मिनट समय है सोनिया का। सोनिया का समय 18 मिनट। रवि और सोनिया को कितनी लगती हैं, 12 और 18 मिनट लगती हैं। अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 18 का गुणनफल कर लें। 12 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या जैसे किससे काटेंगे, हम 2 से काटेंगे। 2 से काटें, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या 2 3 6, 3 एकम 3। 18, 18 सम संख्या 2 से काटें, 2 नाम 18, इधर का 9, 3 एकम 3। ये हमने 12 18 गुणनफल कर लिए। अब हम लिखेंगे गुणनखंड, 12 गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, और हम लिखेंगे 18 के गुणनखंड, 2 गुणित 3 गुणित 3। हम देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 2 है, मतलब दोनों में हो। और हमने देखा आगे कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में 2 और 3 कॉमन है, कॉमन। उसके बाद जो बचा उसे लिख लेंगे, 2 और 3 बची हैं। अब इन सबको हम गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 36, मतलब दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 36 आ रहा है और 18 की मारा, मतलब सबसे पहले आ रहा है, तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना होता है। तो लिखेंगे रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा उत्तर है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।